हेलो, वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस। आज जो है हम हिस्ट्री सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया को बहुत ही कम समय में लॉन्ग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सीबीएसई और आरबीएसई के लिए डायरेक्ट जो फायदेमंद होगा। तो नेशनलिज्म इन इंडिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और इस चैप्टर का वेटेज भी काफ़ी रहता है। तो शुरू करते हैं हम बहुत ही सरल तरीके से और शॉर्ट में। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़े ब्रिटिशर्स के कारण, क्योंकि ब्रिटेन ब्रिटेन जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुआ पड़ा था। मेन कंट्री ही यही थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रही थी जर्मनी के साथ। तो इससे इससे इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ा। ब्रिटिशर्स जो था, अंग्रेज जो थे, ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंस पर खर्चा करने लगे थे, बहुत ही ज़्यादा खर्चा करने लगे थे। अब इनको अपनी जो थी जो इनकम पैसे थे उनको फुलफिल करना था। तो उन्होंने इंडियंस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। जो वस्तुएं प्रोडक्ट्स थे, गुड्स थे, उनको महंगा कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जाए, परेशान किया जाए, शोषित किया जाए। और उसके बाद जो गांव में फार्मर्स जो थे, फार्मर्स को जबरदस्ती ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन करवा लिया ताकि ब्रिटेन की जो आर्मी है वो और मजबूत हो सके, जो आर्मी की नीड्स है वो फुलफिल की जा सके। इसी तरफ 1918 से 1921 तक फूड शॉर्टेज भी आ चुका था। ये भी हमारे लिए समस्या थी। दूसरी तरफ इसी समय जो इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी फैलने लगी जिससे 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए। तो ये कुछ समस्या थी जिस प्रकार से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट पड़ा। खासकर कहें हम कि हम जो इकोनॉमिक इफेक्ट था ये ज़्यादा पड़ा। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी? पॉलिटिकल सिचुएशन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्रोमिस किए थे, वो प्रोमिस उन्होंने नहीं निभाए। इस कारण से जो था पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में ब्रिटिशर्स का डामाडोल होने लगा और इंडियंस जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशंस की बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे, जिससे जाकर वो जो है ब्रिटिशर्स आगे जाकर लॉर्ड इरविन डोमिनियन स्टेटस देने की मांग करेंगे और ये इंडियंस की भी डिमांड थी। तो ये क्वेश्चन जब आए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इफेक्ट इंडिया पर क्या पड़ा, तो ये जो आंसर है इसको हम बता देंगे। नेक्स्ट शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गांधी जी के 3 सत्याग्रह मूवमेंट। लास्ट वीडियो में हमने सत्याग्रह का मीनिंग समझ लिया था। अब यहाँ पर महात्मा गांधी जब इंडिया में एंटर करते हैं, 9 जनवरी 1950 को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी 2 साल 1.5 साल तक इंस्पेक्ट करते हैं, इंडिया में देखते हैं, छानबीन करते हैं क्या कुछ चल रहा है इंडिया में। उसके बाद 1917 में चंपारण मूवमेंट होता है, चंपारण सत्याग्रह। अब ये क्या था? जैसे ही महात्मा गांधी इंडिया आए, उसके बाद इनका जो पहला सत्याग्रह था, पहला जो इन्होंने अपना मूवमेंट शुरू किया वो चंपारण सत्याग्रह था। अब था क्या यहाँ पे? बिहार के फार्मर्स थे, उनसे जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई जा रही थी। ब्रिटिशर्स बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रहे थे इंडियंस का। उन्होंने ज़बरदस्ती कहा तुम्हें इंडिगो की प्लांटेशन करनी पड़ेगी, ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो फैक्ट्री मेड कपड़े जो थे, क्लॉथ्स थे, टेक्सटाइल था, बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी। और ब्रिटिशर्स इस नीड्स को कहाँ से फुलफिल कर रहे थे? इंडिया से फुलफिल कर रहे थे। इसीलिए उनको इंडिगो की खेती करवानी थी, इनको जो कपड़े को रंग बिरंगा बनाना था। दूसरी तरफ बिहार के किसान यानी चंपारण के किसान फार्मर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहीं पर एक व्यक्ति थे, राजकुमार शुक्ला। उन्होंने महात्मा गांधी को इन्फॉर्म किया, समस्या बताई कि जो हमें बहुत ज़्यादा जो है इंडिगो की खेती करनी पड़ रही है। हम अपनी खुद की जो क्रॉप्स है, ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है, हम वो नहीं उगा पा रहे हैं। इस कारण महात्मा गांधी चंपारण आए, बिहार आए और उन्होंने इस मैटर को सॉल्व किया। उसके बाद 3/20 पार्ट जो था, जिसको 3 कठिया पद्धति के नाम से जो बोला जाता है, वो यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया गया। यानी 17 पार्ट ब्रिटिशर्स का और 3 पार्ट इंडियंस को दिया गया कि आप यहाँ पर 3 पार्ट पर अपनी खेती कर सकते हो। 20 पार्ट पर इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी और 3 पार्ट पर जो है वो क्रॉप्स, कोई भी क्रॉप्स है आप लगा सकते हो। तो ऐसे करके जो चंपारण मूवमेंट था ये सफल हो गया। सेकंड था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह
खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में चलाया गया। अब यहाँ जो किसान थे, किसान बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, क्योंकि इस समय जो था महामारी का समय था, इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, वो बीमारी फैल चुकी थी। किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे ब्रिटिशर्स को, क्रॉप्स बहुत ज़्यादा फेल हो गई थी, अकाल की स्थिति आ चुकी थी, और ब्रिटिशर्स ज़बरदस्ती किसानों को कहते कि तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा शोषित करने लगे। फिर महात्मा गांधी को इन्फॉर्म किया गया, महात्मा गांधी खेड़ा आए और इन्होंने ये भी मैटर सॉल्व कर दिया, और जो टैक्सेस की जो छूट थी वो किसानों को दी गई। तो इस प्रकार से खेड़ा सत्याग्रह था, ये भी सफल हुआ। नेक्स्ट है अहमदाबाद कोटल मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद में क्या था, जो अब फैक्ट्री मालिक थे, बहुत ज़्यादा किसान जो वर्कर्स थे उनका शोषण कर रहे थे। मिल के जो वर्कर्स थे 12-12, 13-13 घंटे उनसे काम करवाते, उनको सही से सैलरी नहीं दे रहे थे। फिर क्या हुआ, इसी बीच जो अहमदाबाद के वर्कर्स थे उन्होंने डिमांड की कि हमारी जो वेजेस है उसको बढ़ाया जाए और हमें बोनस भी दिया जाए। बोनस की भी डिमांड की थी, बोनस की डिमांड की, और साथ में कहा कि हमारी वेजेस बढ़ाई जाए। तो महात्मा गांधी को इस बात के लिए इन्फॉर्म किया गया। महात्मा गांधी अहमदाबाद आए और उन्होंने यहाँ का मैटर सॉल्व कर दिया। किसान जो ये वर्कर्स थे, वर्कर्स की जो घंटे थे, 12-13 घंटे जो इनको काम करना पड़ता था, उसे घटाकर 8 घंटे फिक्स कर दिया गया। वर्कर्स को बोनस दिया गया, वर्कर्स की वेजेस बढ़ा दी गई। तो इस प्रकार से जो ये अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक जो था वर्कर्स का, ये भी सफल हुआ। तो ऐसे करके महात्मा गांधी के 3 सत्याग्रह मूवमेंट जो थे वो सफल रहे। इसके बाद क्या कुछ घटनाएं घटी वो हमने क्लास के लेक्चर में पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब मेन जो क्वेश्चन आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 का क्या था? ये जो एक्ट था ये 18 मार्च 1919 को सर सिडनी रॉलेट के द्वारा ब्रिटेन पार्लियामेंट में पास किया गया था। इसके तहत था क्या, कोई भी ब्रिटिशर्स, कोई भी इंडियंस अगर ब्रिटिशर्स का विरोध करते तो उन्हें 2 साल के लिए जेल डाल दिया जाता था, और साथ में कोई ट्रायल भी नहीं होता, कोई मुकदमा नहीं चलता, बस ब्रिटिशर्स ने पकड़ा जेल में डाल दिया तो डाल दिया, कोई सुनवाई नहीं होगी। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, 2 साल तक उन्हें जेल में रख दिया जाता था। ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों कर रहे थे? ताकि कोई भी इंडियंस ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज ना करे, विरोध ना करे। जैसा ब्रिटिशर्स इम्पोज करें इंडियंस मानते जाएं, ऐसा ब्रिटिशर्स चाहते थे। लेकिन इंडियंस थे वो विरोध कर रहे थे। जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे लीडर्स, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। बहुत आम जनता थी, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, तो ब्रिटिशर्स उनको 2 साल के लिए कैद कर लेते थे, जिसका विरोध महात्मा गांधी करते हैं। और महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह चलाते हैं। तो वो लेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने जो है अपनी स्लाइड में इस आंसर को नहीं रखा है। 2 मार्क्स में रॉलेट एक्ट पूछा जा सकता है। इसके बाद जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, ये क्या था? जब रॉलेट एक्ट का विरोध जनता करने लगी, महात्मा गांधी करने लगे थे, रॉलेट सत्याग्रह चलाकर, मूवमेंट चलाकर, तो इसी बीच पंजाब की जो सिचुएशन थी वो वहाँ, पंजाब की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक व्यक्ति था जो कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, आर्मी का लेफ्टिनेंट था वो। उसने मार्शल लॉ इम्पोज करवा दिया। मार्शल लॉ इम्पोज हो गया पंजाब में। अब कहने का मतलब, मार्शल लॉ कहने का मीनिंग कि पावर जो थी अब वो आर्मी के हाथ में थी। गवर्नमेंट, यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले सकती थी, पावर जो थी वो आर्मी के हाथ में दे दी गई। उसी बीच 13 अप्रैल 1919 को जो पंजाब के किसान थे वो बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए निकले। उन्हें नहीं पता था कि मार्शल लॉ इम्पोज किया गया है। वो तो अपनी खुशी मनाने के लिए, फसल पक चुकी थी, खुशी मनाने के लिए जो जलियांवाला बाग है अमृतसर में वहां पहुंचे, और जनरल डायर को लगा कि ये तो हमें मारने आ रहे हैं। इसने अपने ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि एग्जिट गेट बंद करो और फायर कर दो। तो जनरल डायर के कहने पर सोल्जर्स ने उस मासूम जनताओं को गोली से भून दिया।
क्योंकि जनरल डायल को डर था कि ये लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो ये जलियांवाला ट्रेजेडी थी, घटना थी, ये घटित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था? जब मोहम्मद अली और शौकत अली ब्रदर्स के द्वारा खिलाफत कमेटी ऑर्गेनाइज करके खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था, अपने लीडर जो ऑटोमन टर्की का लीडर था उसको सपोर्ट करने के लिए। इसी बीच जो मोहम्मद अली शौकत अली दोनों भाई थे, उन्होंने डिमांड की महात्मा गांधी से कि आपको भी कोई मूवमेंट चलाना चाहिए। तब 1920 में कांग्रेस के जो भी सेशंस हुए, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इम्प्लीमेंट कर लिया गया। दिसंबर 1920 में ये रेजोल्यूशन पास हो गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा और उसे खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो इसे नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट भी बोला जाता है। 1 जनवरी 1921 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया। और क्या था? कॉपरेशन नहीं करना था। इंडियंस ने ब्रिटिशर्स का विरोध किया, बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी, डॉक्टर्स अपने काम धंधे छोड़ दिए। सभी जो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, इंडियंस ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने अपने काम धंधे छोड़ दिए। फॉरेन क्लॉथ को जला दिया गया। इंडियन खादी को सपोर्ट दिया गया, इंडियन खादी पहना जाएगा। ब्रिटिशर्स की जितनी भी लिक्विड शॉप्स थी, शराब की दुकानें थी, तोड़ फोड़ मचा दी गई और मना किया गया कि जो लिक्विड है वो नहीं बाई करना है किसी को। इस प्रकार से इंडियंस ने ब्रिटिशर्स का विरोध किया, पर नॉन वायलेंटली। कोई दंगा फसाद नहीं किया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से ये काम किया जा रहा था। हालांकि बहुत ही जल्द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शहरों में धीमा पड़ जाता है, खत्म ही हो जाता है एक प्रकार से, क्योंकि जो गरीब जनता थी वो इंडियंस वस्तुएं थी, प्रोडक्ट्स थी, उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। टीचर्स सैलरी नहीं मिल रही थी, टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया, लॉयर्स डॉक्टर जितने भी लोग थे सभी अपने काम धंधे वापस आ गए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांवों में कैसे सपोर्ट मिला? एक मिला सपोर्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अवध में। अवध में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसे बाबा रामचंद्र ने लीड किया था। साथ में जवाहरलाल नेहरू ने भी बाबा रामचंद्र की हेल्प की थी। और अवध में अवध किसान सभा नामक जो एक सभा थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑर्गेनाइज बनाई गई थी, जिससे अवध के लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया। और यहाँ का मेन मकसद क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करने का मकसद क्या था? क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर में रहते हुए जमींदार और तालुकदार थे, बहुत ज़्यादा किसानों से टैक्सेस ले रहे थे। तो किसान टैक्सेस कम करवाने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वो चाहते थे कि जो टैक्स है वो कम किया जाए। और साथ में जो ये किसान थे, उन्होंने जमींदार और तालुकदार या रिच लैंडलॉर्ड्स जो भी थे, उनके यहाँ पहुंचकर उनके जितने भी स्टोरेज थे, गोडाउंस थे, वहाँ कब्जा कर लिया और लूटपाट मचानी शुरू कर दी। इस प्रकार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अवध के किसानों ने, यानी अपने कहें कि बाबा रामचंद्र के अंडर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट मिला। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कहाँ सपोर्ट मिला? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से कौन लीड कर रहे थे? अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश से सपोर्ट कर रहे थे। ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉ बना दिए थे, कानून बना दिया था ब्रिटिशर्स ने कि कोई भी इंडियंस या जो, यानी जो कहें ट्राइबल्स, वो रिजर्व फॉरेस्ट में तो एंट्री नहीं कर सकते। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ऐसे करके फॉरेस्ट को डिवाइड किया था। और रिजर्व फॉरेस्ट को तो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, महंगे महंगे रिसोर्सेज कब्जा कर लिया, अपने अंडर में ले लिया ब्रिटिशर्स ने। क्योंकि उस समय रेलवेज की जो स्लीपर्स होती है, ये दो पटरियां होती है, पटरियों के बीच में जो ये स्लीपर्स होती है, आज के समय तो सीमेंटेड यूज़ की जाती है, पहले लकड़ियों की होती थी। तो लकड़ियों का स्लीपर्स जो है वो बनाने के लिए, यूज़ करने के लिए ब्रिटिशर्स रिजर्व को जो फॉरेस्ट है उसको रिजर्व कर रहे थे। और
जितने भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। इस चीज़ का विरोध अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश से करने लगे और डिमांड करने लगे कि हमारा जो फॉरेस्ट है उसे वापस किया जाए और हमें अलाउ किया जाए कि हम फॉरेस्ट में एंटर कर सकें। इसी बीच जब अलूरी सीताराम राजू अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, इसी बीच ब्रिटिशर्स ने इन्हें 1924 में फांसी की सज़ा सुना दी और ये जो मूवमेंट था यहाँ भी शांत हो गया। एक छोटा क्वेश्चन आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म कब हुआ? 1922। 1922 चोरा चोरी जो घटना घटी थी, 22 पुलिसमैन मारे गए थे। ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर में जगह है। वहाँ जो थे कुछ वर्कर्स, जो किसान थे, लोग थे, वॉलेंटियर्स थे, आराम से बैठकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे थे। लेकिन कुछ पुलिसमैन, लगभग 22 पुलिसमैन आए और उन्होंने जो लाठीचार्ज कर दी। इसी बीच जो यहाँ दंगा फैला और इन्होंने, लोगों ने, वॉलेंटियर्स ने पुलिस का पीछा किया और 22 पुलिसमैनों को जला दिया था। तो इस प्रकार से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो नॉन वायलेंसली चल रहा था वो वायलेंट हो गया, हिंसा में कन्वर्ट हो गया, जिस कारण से महात्मा गांधी ने मार्च 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, कॉल्ड ऑफ कर लिया। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? 1919 में गवर्नमेंट ऑफ नहीं, 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उसके तहत ये बताया गया था कि 1929 में जो है इंडियंस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में सुधार किया जाएगा और इंडियंस को कुछ भागीदारी दी जाएगी। लेकिन ये साइमन कमीशन 1927 में फॉर्मेशन किया जाता है इसका ब्रिटेन में, और 1928 में इंडिया में आ जाता है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, साइमन कमीशन इंडिया कब आया? 1928 में आया। इसका जो हेड था जॉन साइमन करके था और इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। सभी के सभी ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसलिए इंडियंस ने इसका विरोध किया कि हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में सुधार किया जा रहा है और यहाँ पर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है। इस कारण से इंडियंस ने साइमन कमीशन का विरोध किया और साइमन गो बैक के काले झंडे दिखाए। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या साल्ट मार्च, ये क्या था? महात्मा गांधी साल्ट मार्च शुरू करते हैं, दांडी यात्रा शुरू करते हैं 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने टैक्सेस लगा रखे थे। महात्मा गांधी की 11 डिमांड्स थी, उसमें से एक डिमांड थी कि साल्ट पर टैक्स कम किया जाए, पर ब्रिटिशर्स साल्ट पर टैक्स कम नहीं कर रहे थे। इस कारण महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह चलाया और 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा की। साबरमती से दांडी 240 मील तक की इन्होंने यात्रा की और टोटल कितने मेंबर्स थे? 79। 79 मेंबर्स थे। इन्होंने ये यात्रा शुरू की और ये कोस्टल टाउन दांडी पहुंचे, जो गुजरात का कोस्टल टाउन है दांडी। दांडी पहुंचे और उन्होंने पानी उबाल कर, जो था समुद्री पानी उबाल कर नमक बनाया और टेस्ट किया और कहा देखो ब्रिटिशर्स, हमने साल्ट लॉ तोड़ दिया है, तुम्हारा जो कानून है हमने तोड़ दिया, यानी कि हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो शुरू हो चुका है। डिसोबीडियंस कहने का मीनिंग कि हम ओबे नहीं करेंगे, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, डिसोबीडियंस। लेकिन इसके बाद फिर क्या था? ब्रिटिशर्स फिर गुस्सा होने लगे इंडियंस पर, और ज़्यादा वो जो थे इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे। इसी बीच इंडियंस ने फिर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में काम किया गया था, बॉयकॉट करना और वो जो है चीज़ों को यूज़ ना, ब्रिटिश वस्तुओं को, फॉरेन गुड्स को यूज़ ना करना, वही काम वापस शुरू कर दिया इन्होंने। और इसी बीच जो थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या किया फिर? इस मूवमेंट को दबाने के लिए बहुत सारे जो आम नागरिक थे उनको अरेस्ट कर लिया। जैसे मेन लीडर महात्मा गांधी को भी किया, खान अब्दुल गफ्फार खान, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया और लगभग 1 लाख लोगों को जेल भेज दिया ताकि ब्रिटिशर्स इस मूवमेंट को अपने
अंडर में ले सके, कंट्रोल कर सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ द नेशनलिज्म स्प्रेड थ्रू कल्चर एंड सिंबल्स। कि अब जो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म की भावना कैसे जगाई गई इंडियंस में, ये जो क्वेश्चन है हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। और यहाँ पर जो आंसर्स लिखे हुए हैं आप ये आंसर्स लिख सकते हो। थैंक यू। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। इसकी पीडीएफ यहाँ पोस्ट कर दी जाएगी। थैंक यू।